नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और आज हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 8 का लास्ट टॉपिक जो है कैटालिस्ट। ठीक है। अब ये जो कैटालिस्ट है इसे हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप 2016 का पेपर देखेंगे तो इसमें से पूरे 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगली बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं जिस बुक से आपको ये पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है मेघराज सिंह, और 2016 का पूरा पेपर केमिस्ट्री का मेघराज सिंह से ही आया है, इसलिए मैं इस बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसे ख़रीद भी सकते हैं, मार्केट में मिल जाएगी। पुरानी ख़रीद लीजिएगा क्योंकि ये यूपी बोर्ड में चलती थी केमिस्ट्री की। ठीक है, ना भी खरीदेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा क्योंकि मैं इस चैप्टर में आपको सारी रिएक्शंस कराऊंगा। तो चलिए तो जान लेते हैं क्या है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। ठीक है। तो देखिए आर्हीनियस ने देखा, क्या देखा आर्हीनियस ने? आर्हीनियस, देखो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर तेज कर दो तो तेज हो जाता है, कम कर दो तो कम हो जाता है। प्रेशर पे है ना, रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है ऑफ रिएक्टेंट, इन पे डिपेंड करता है। ठीक है। लेकिन आर्हीनियस ने क्या देखा? आर्हीनियस ने देखा कि एक और चीज़ है जो रिएक्शन के रेट को जो है कंट्रोल कर सकती है। जैसे उन्होंने एक चीज़, जब कोई रिएक्शन हो रही थी तो उन्होंने एक बाहर से कोई एलिमेंट या कंपाउंड डाले उस रिएक्शन के अंदर। उन्होंने देखा कि रिएक्शन या तो तेज़ हो रही है उन्हें डालने के बाद, और कुछ रिएक्शंस स्लो हो रही हैं उन्हें डालने के बाद। और उन्होंने एक चीज़ और देखी कि उनका मास और स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसी की वैसी ही है जैसी उन्होंने स्टार्टिंग में डाली थी, यानी मास और स्ट्रक्चर उनका चेंज नहीं हो रहा है। तो आर्हीनियस ने उनका नाम क्या रखा? कैटालिस्ट। ठीक है, उनका नाम क्या रख दिया? कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट की डेफिनेशन आप समझ गए। कैटालिस्ट की डेफिनेशन क्या हो गई? कैटालिस्ट की डेफिनेशन ये हो गई कि वे पदार्थ जो बाहर से डाले जाएंगे, वे एलिमेंट या कंपाउंड जो बाहर से डाले जाएंगे रिएक्शन में, वे खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नो रिएक्शन। ठीक है, नो रिएक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे रिएक्शन में, और उनके मास में और स्ट्रक्चर में भी कोई चेंज नहीं होगा। क्या कहलाएंगे? कैटालिस्ट। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं, ये बताओ। कैटालिस्ट की डेफिनेशन हो गई कि भाई कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है उसमें बाहर से आपने कोई एलिमेंट या कंपाउंड ऐसे डाल दिए हैं जो रिएक्शन के रेट को तो कंट्रोल कर रहे हैं, या तो तेज कर रहे हैं या धीमा कर रहे हैं, लेकिन खुद वो अपने स्ट्रक्चर में और मास में, यानी आपने जितना डाल दिया है वो उतना ही मिल रहा है लास्ट में, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? कैटालिस्ट। समझ में बात आ गई? तो ये रही बात कैटालिस्ट की। अब इसके मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक है, 2KClO3, ये टूटता है KCl में और O2 में भी, यस ऑफ कोर्स, तो बड़ा धीरे धीरे टूटता है। लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर MnO2 डाल देते हैं, MnO2, तो ये बहुत तेज़ी से टूटने लगता है। तो यहाँ पे MnO2 ने किसका काम किया? कैटालिस्ट का। क्लियर है मामला? ठीक है। तो आइए अब आगे चलते हैं कि कैटालिस्ट जो है उनके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, क्लासिफिकेशंस क्या हैं और टाइप्स क्या हैं। ठीक है। तो आइए, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिस्ट। क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन हिंदी में से कहते हैं वर्गीकरण। तो ये होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं होमोजीनियस, दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस। इसे कहते हैं समांगी, ठीक है, इसे कहते हैं विषमांगी। ठीक है। तो आइए जानते हैं होमोजीनियस कैटालिस्ट किसे कहा जाता है। देखो, होमोजीनियस का मतलब है एक जैसा, यानी वे कैटालिस्ट जो उसी स्टेट में पाए जाएंगे जिस स्टेट में आपके रिएक्टेंट हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी वे
कैटालिस्ट यानी वे उत्प्रेरक उसी अवस्था में पाए जाएंगे जिस अवस्था में आपके अभिकारक हैं। तो हम ऐसे कैटालिस्ट को होमोजीनियस कैटालिस्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, SO2 प्लस O2 क्या बना देगा ये, SO3, ठीक है, SO3 बना देगा। इसे बैलेंस कर लेना, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, SO3 बना देगा। इसे क्या कहते हैं, याद आ रहा है, ये रिएक्शन किस में चलती है, ये चलती है लेड चैम्बर मेथड में, है ना। तो मैं चैम्बर मेथड लिख देता हूँ इसे, चैम्बर मेथड। ये चैम्बर मेथड, ये H2SO4 बनाने का चैम्बर मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे SO3 धीरे धीरे बनती है, लेकिन जैसे ही हम इसमें गैस गुजार देते हैं, NO नाइट्रिक ऑक्साइड गुजार देते हैं, तो क्या बनता है, SO3 जल्दी जल्दी बनने लगता है। तो यहाँ पे NO क्या है, गैस, O2 क्या है, गैस, SO2 क्या है, गैस। तो यहाँ पे NO को क्या कहेंगे, होमोजीनियस, ठीक है। तीनों गैस 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 हो गए, तो यहाँ पे किसका एग्जाम्पल बन गया, होमोजीनियस का। मैं इसका एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, क्या, जल अपघटन ऑफ एस्टर, यानी जल अपघटन किसका, एस्टर का, या फिर इंग्लिश में कहें तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब भी एस्टर टूटता है, कोई भी एस्टर ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया मेथिल एसीटेट, ठीक है, जल अपघटन का मतलब जल से रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, आप सबको पता है, इसमें बनता है एसिटिक एसिड और एल्कोहल, ठीक है। तो CH3COOH प्लस क्या बनेगा, CH3OH, ठीक है, CH3 से बन जाएगा, CH3 से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एसिटिक एसिड बनता है वो बहुत धीरे धीरे बनता है, लेकिन जैसे ही हम इसमें HCl मिला देते हैं तो इसकी रिएक्शन जो है थोड़ा फास्ट हो जाती है। अब देखिए, ये क्या है, लिक्विड, ये क्या है, लिक्विड, ये क्या है, लिक्विड, तीनों लिक्विड हो गए। तो यहाँ पे कैटालिस्ट को क्या कहेंगे, होमोजीनियस, क्या कहेंगे, होमोजीनियस कैटालिस्ट। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर आपको एक और एग्जांपल चाहिए तो देखिए, ये जो एल्डिहाइड होते हैं, यानी खास तौर पे एस्टेल्डिहाइड में ले लेता हूँ। यहाँ पे एस्टेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CHO, CH3CHO। जब ये टूटता है तो क्या बनाता है, मैथेन और CO, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे I2 की वाष्प से निकाल दें, I2 का गर्म करके I2 की वाष्प है उस पे से निकाल दें, तो तेज तेज होने लगता है। तो देखो, ये क्या है, गैस, ये क्या है, गैस, दोनों गैस गैस हो गए, तो कैटालिस्ट कैसा हो गया, होमोजीनियस। मेरी बात समझ रहे हैं। तो होमोजीनियस का समझ गए। इसका अगर आप एक और समझें तो जो चीनी होती है, चीनी जब घोल दी जाती है पानी में, यानी सुक्रोज को जब जल के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। उस रिएक्शन को भी आप देख लीजिए, लिख ही लीजिए, है ना। सुक्रोज का क्या होता है, चीनी, C12H22O11, C12H22O11, यानी सुक्रोज है ये। सुक्रोज का जब जल अपघटन होता है तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। दोनों का फार्मूला होता है सेम, C6H12O6 प्लस C6H12O6। देखिए, लेकिन जैसे ही हम इसमें H2SO4 मिला देते हैं, ठीक है, तो ये और तेज़ काम करने लगता है। तो ये क्या हो गया, लिक्विड, ये क्या है, लिक्विड। जब दोनों लिक्विड लिक्विड हो गए तो ये कैसा हो गया, होमोजीनियस। क्लियर है मामला, बात समझ में आ गई। अब चलते हैं हेट्रोजीनियस की तरफ, ठीक है। आइए चलते हैं हेट्रोजीनियस पे, ठीक है। मैंने बस हेट्रो लिख दिया है। हेट्रोजीनियस का मतलब ये हो गया कि आपने जो कैटालिस्ट ले रखा है और जो आपके रिएक्टेंट हैं, उन दोनों की स्टेट अलग अलग हो जाएगी। अगर रिएक्टेंट यानी अभिकारक आपके लिक्विड स्टेट में है तो वो लिक्विड में नहीं होना चाहिए आपका कैटालिस्ट, और अगर कैटालिस्ट लिक्विड में है तो आपके रिएक्टेंट लिक्विड में नहीं होने चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल, सबसे फेमस मेथड मैं बता देता हूँ आपको अमोनिया बनाने का। आपको याद है कौन सा मेथड है, वो है हैबर विधि। हैबर विधि जो है, हैबर मेथड जो है, वो अमोनिया बनाने का इतना फेमस मेथड है कि आप यकीन मानिए बहुत फेमस है, हैबर मेथड, ठीक है। अब हैबर मेथड क्या कहता है, N2 + 3H2
NH3 बनता है, हीट निकलती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें क्या याद रखना है कि यहाँ पे Fe और मोलिब्डेनम आता है ना, जो इस रिएक्शन को फास्ट कर देता है। देखो ये क्या है गैस, ये क्या है गैस, ये क्या है सॉलिड। गैस गैस सॉलिड कैसा किसका एग्जाम्पल बन गया, ये हेट्रोजीनियस का। क्लियर है। अच्छा ये मोलिब्डेनम क्या है यहाँ पे ये उत्प्रेरक वर्धक की तरह काम कर रहा है, एक्टिवेटर की तरह काम कर रहा है। इसे मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप याद रखिए कि अमोनिया में Fe और मोलिब्डेनम का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज़ N2 गैस है, H2 गैस है और Fe सॉलिड है, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट का। ठीक है, आगे चलते हैं। जब अमोनिया की रिएक्शन O2 के साथ कराई जाती है तो कौन सी विधि बनती है, ओस्टवाल्ड मेथड। ओस्टवाल्ड मेथड, यानी अमोनिया की रिएक्शन NH3 प्लस O2, तो आपको क्या मिलता है, NO प्लस H2O। ठीक है, कोई भी रिएक्शन में बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, वो आप खुद कर लीजिएगा। लेकिन जैसे ही हम इसे PT से गुजारते हैं तो ये रिएक्शन थोड़ा फास्ट होने लगती है, इसे कहते हैं ओस्टवाल्ड मेथड। तो देखो ये क्या है गैस, ये क्या है गैस और ये क्या है सॉलिड, काय का एग्जाम्पल बन गया ये हेट्रोजीनियस का। क्लियर, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये वो चीज़ है, अगर आपको और एग्जांपल्स चाहिए तो मैं आपको और एग्जांपल्स भी बता देता हूँ। जैसे हमारे पास है एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी जैसे ही हम हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे तो इसका बॉन्ड टूटेगा, क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल CH3, यही बनेगा। लेकिन जैसे ही हम इसे किससे, निकल से निकालते हैं तो ये बहुत तेज़ तेज़ बनने लगती है। अब देखिए ये क्या है गैस, ये क्या है गैस, निकल क्या है सॉलिड, तो क्या एग्जाम्पल बन गया ये हेट्रोजीनियस का। ठीक है, तो ये हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल हैं। एक और अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो H2 प्लस O2, ये तो पानी बनाने की विधि है, पानी ऐसे ही बनता है H2 प्लस O2। ठीक है, ये अभी धीरे धीरे बनेगा, लेकिन जैसे ही हम इसे प्लेटिनम से निकाल देंगे ये फास्ट बनने लगेगा। H2 क्या है गैस, O2 क्या है गैस, प्लेटिनम क्या है सॉलिड, गैस गैस सॉलिड, का एग्जाम्पल बन गया हेट्रोजीनियस। मेरी बात समझ में आ गई बात आपको। तो ये एग्जाम्पल हैं आपके हेट्रोजीनियस के। ठीक है, चलते हैं आगे। आइए अब चलते हैं टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट की तरफ, यानी प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन 2 प्रकार के थे, ऐसे इनके टाइप्स भी 2 प्रकार के ही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव कैटालिस्ट और नेगेटिव कैटालिस्ट। ठीक है, यहाँ पे इसे कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक और इसे यहाँ पे कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, यानी पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या होता है। धनात्मक उत्प्रेरक ये होता है, यानी वे पदार्थ जो कि आपकी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, दो सबस्टेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। और वो वाली कंडीशन तो फॉलो करेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनका मास चेंज नहीं होगा, उनकी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगी, क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव कैटालिस्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इनके एग्जाम्पल सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ वही हैवर विधि वाला। ठीक है, तो हैवर विधि अमोनिया की क्या थी, N2 प्लस H2 NH3 बन जाएगा, लेकिन धीरे धीरे बनेगा। लेकिन जैसे ही हम इसमें Fe डालेंगे, मोलिब्डेनम डालेंगे, तो ये तेज़ तेज़ बनने लगेगा। तो यहाँ पे Fe ने क्या काम किया, पॉजिटिव कैटालिस्ट का। मेरी बात समझ रहे हैं। ऐसे ही एक और मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था पोटेशियम क्लोराइड का, KClO3। तो वो जो है KCl में बड़ा धीरे धीरे टूटती है, KCl प्लस H2O आएगा ना, KCl प्लस H2O नहीं, KCl प्लस O2 है ना। तो ये बहुत धीरे धीरे टूटेगा, लेकिन जैसे ही हम इसमें MnO2 डाल देंगे ये बहुत फास्ट टूटने लगेगा। तो यहाँ पे MnO2 ने किसका काम किया, पॉजिटिव कैटालिस्ट का। क्लियर है। ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ कि जो H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये धीरे धीरे टूटेगी किसमें, H2O में और O2 में, H2O प्लस O2 में। लेकिन जैसे ही हम इसे प्लेटिनम से निकाल देंगे तो ये इतना फास्ट टूटने लगेगी। तो यहाँ पे प्लेटिनम क्या है, पॉजिटिव कैटालिस्ट। मेरी बात समझ रहे हैं।
ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए हमारा वही H2 और O2 वाला, पानी वाला। H2 और O2 से पानी बनाते हैं लेकिन धीरे धीरे बनता है, लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे ही हम प्लेटिनम से गुजारते हैं, इन दोनों गैसों को प्लेटिनम से होके गुजारते हैं तो ये रिएक्शन तेज होने लगती है। तो यहाँ पे प्लेटिनम में किसका काम किया? पॉजिटिव कैटालिस्ट का। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आपको एक आध एग्जाम्पल मैं और बता देता हूँ, ठीक है। एक मैंने आपको वहाँ पे बताया था ना चैम्बर मेथड, क्या था वो? SO2 + O2 SO3, यही था। SO2 प्लस सॉरी मैं ढंग से बैठ नहीं पा रहा था, 1 मिनट बस आप रुक जाइए फिर से, ठीक है। तो कौन सा कैटालिस्ट था वहाँ पे? NO ही था। तो रिएक्शन तेज हो गई थी, तो यहाँ पे NO ने किसका काम किया? पॉजिटिव कैटालिस्ट का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आपको ऐसे में तमाम एग्जाम्पल लिखा सकता हूँ, बस आप लिखते जाइए, ठीक है। आपको एक और एग्जाम्पल मैं लिखा देता हूँ, ओस्टवाल्ड मेथड से नाइट्रिक अम्ल बनाने का मेथड, ओस्टवाल्ड मेथड ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। तो देखो इसमें ओस्टवाल्ड ने क्या बताया था, मैंने आपको पिछले भी कर बताया है, NH3 की जब रिएक्शन O2 के साथ कराई जाती है तो हमें मिलता है NO + H2, यही मिलता है। लेकिन जैसे ही हम इसे प्लेटिनम के किसी भी चीज़ से होकर गुजारते हैं इन दोनों गैसों को, तो ये रिएक्शन तेज हो जाती है। तो यहाँ पे PT ने किसका काम किया है? पॉजिटिव कैटालिस्ट का। ऐसे ही मैं आपको एक और बताता हूँ कॉन्टैक्ट मेथड। ये काय का है? H2SO4 बनाने का। 1 मिनट, ये ढंग से नहीं हो पाया है। H2SO4 बनाने का कॉन्टैक्ट मेथड। उसमें क्या करते हैं कि जो SO3 है उसकी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम O2 के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? SO3 प्लस हीट मिलती है, लेकिन उसका अभी हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसे बेनेडियम पेंटाऑक्साइड से होके गुजारते हैं तो ये रिएक्शन तेज होने लगती है। तो यहाँ पे बेनेडियम पेंटाऑक्साइड किसका काम कर रहा है? पॉजिटिव कैटालिस्ट का। ये चैप्टर जो है पूरा रटने वाला है, आपको यहाँ पे हर चीज़ रटनी ही पड़ेगी, ठीक है। एक और है कि सबसे फेमस है डीकन मेथड। डीकन को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? DECON, ये लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, DECON, है ना। डीकन मेथड ये क्या है? क्लोरीन बनाने का सबसे फेमस मेथड है। इसमें क्या करते हैं, जब HCl की रिएक्शन O2 के साथ कराते हैं तो क्या बनती है? क्लोरीन गैस बनती है और पानी बनता है, ठीक है। लेकिन ये धीरे धीरे बनती है क्लोरीन गैस, लेकिन जैसे ही इसमें CuCl2 मिला देते हैं तो ये रिएक्शन तेज हो जाती है। तो यहाँ पे CuCl2 किसका काम करता है? पॉजिटिव कैटालिस्ट का, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो ये रहा आपका पॉजिटिव कैटालिस्ट का, ठीक है। अब चलते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट की तरफ। आइए अब चलते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट की तरफ। नेगेटिव कैटालिस्ट, ये कलर किसने बदल दिया भाई इसका? 1 मिनट, मैं इसका कलर बदल देता हूँ। ओके, हाँ, तो नेगेटिव कैटालिस्ट क्या होता है? नेगेटिव कैटालिस्ट वे कैटालिस्ट होते हैं जो कि रिएक्शन के रेट को कम कर देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी दो सबस्टेंस विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल समझ गए ना बात को? यानी रिएक्शन के रेट को कम कर देंगे और वो सारी चीज़ें अप्लाई आप पे होती रहेंगी। कौन सी सारी चीज़ें? कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जितनी मात्रा आप डालेंगे उतनी ही लास्ट में मिल जाएगी, स्ट्रक्चर इनका चेंज नहीं होगा, इनकी छोटी सी मात्रा ही काफ़ी है। खैर, इसके एग्जाम्पल हैं जब सोडियम सल्फाइड यानी Na2SO3, जब सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फेट में बदलता है यानी Na2SO4 में बदलता है, तो किससे बदलता है? O2 से रिएक्शन करने के बाद। तो ये थोड़ा तेज़ी से बदलता है, लेकिन जैसे ही हम इसमें एथिल अल्कोहल डाल देते हैं तो रिएक्शन का रेट कम हो जाता है। तो एथिल अल्कोहल मिलाने के बाद रिएक्शन का रेट कम हो रहा है, तो एथिल अल्कोहल क्या हो गया यहाँ पे? नेगेटिव कैटालिस्ट। क्लियर है? अब आगे चलते हैं।
आगे मैं आपको बता दूं कि जैसे जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म से जो फॉस्जीन गैस बनती है वो थोड़ा तेजी से बनती है ना। क्लोरोफॉर्म क्रिया करके वायु के साथ क्या बना देता है, फॉस्जीन गैस बना देता है, कार्बोनिल क्लोराइड। लेकिन इसमें भी अगर हम एथिल अल्कोहल की मात्रा मिला दें तो ये जो रिएक्शन का रेट है कम हो जाता है, यानी क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन फिर धीरे धीरे बनने लगती है। तो क्या रिएक्शन है इसकी, क्लोरोफॉर्म CHCl3 CHCl3 है ना, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना देगा, कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 प्लस क्या बच गया, H2O HCl बच गया। ठीक है, अब क्या बनेगा, ये थोड़ा तेज़ी से बनने लगेगी, यहाँ पे कार्बोनिल क्लोराइड बहुत तेज़ी से बनने लगेगी। लेकिन जैसे ही हम इसमें एथिल अल्कोहल मिला देंगे यानी C2H5OH मिला देंगे तो रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। तो C2H5OH क्या है यहाँ पे, निगेटिव कैटालिस्ट। क्लियर है, मेरी बात समझ गए। फॉस्जीन गैस, इसी को अच्छा फॉस्जीन गैस भी कहते हैं। COCl2 को आप लिख लेना, मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ। ये जो COCl2 है इसको कहते हैं फॉस्जीन गैस। क्लियर है, ओके। अब आगे चलते हैं। अब इसका एक और एग्जांपल वही मैं आपको बता रहा हूँ। H2O2 जो है बहुत तेज़ी से विघटित होती है, H2O2 जो है बहुत तेज़ी से टूटती है, H2O2 जो है बहुत तेज़ी से टूटती है, किसमें, H2O में और O2 में। लेकिन जैसे ही हम इस पर ग्लिसरीन डाल देते हैं, ग्लिसरीन ऐसे लिखते हैं, ग्लिसरीन डाल देते हैं तो इसका जो रेट है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे ग्लिसरीन किसका काम कर रही है, निगेटिव कैटालिस्ट का। मेरी बात समझ रहे हैं। अच्छा, इसको आपको एक और मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ कि जो अपस्फोटन होता है पेट्रोल का अपस्फोटन समझते हैं आप, हैं, पेट्रोल जो होती है इसका अपस्फोटन यानी इसको कहते हैं नॉकिंग, KNOCKING, इसे हिंदी में कहते हैं अपस्फोटन, अपस्फोटन है ना। इसकी नॉकिंग हो जाती है, इसे रोकने के लिए इसमें TEL डाला जाता है। अब समस्या है कि ये TEL क्या है, ये एक बार पूछा भी जा चुका है कि पेट्रोल के नॉकिंग को रोकने के लिए, अपस्फोटन को रोकने के लिए TEL जो सब्सटेंस डाला जाता है वो क्या है। तो जो TEL है इसकी फुल फॉर्म है टेट्रा इथाइल लेड। क्या है, टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, TETRA, टेट्रा इथाइल लेड। और इसका अगर हम फॉर्मूला करें तो क्या आएगा, C6H5 ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है TEL का। तो जैसे ही हम पेट्रोल में TEL मिला देते हैं तो इससे क्या हो जाता है, हमारा जो पेट्रोल है उसकी नॉकिंग स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे TEL किसका काम कर रहा है, निगेटिव कैटालिस्ट का। क्लियर है, अब चलते हैं आगे। आइए, अब हमने जब कैटालिस्ट सीख लिया है, उसके क्लासिफिकेशन सीख लिए हैं, काइंड सीख लिए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो अब जान लेते हैं उनके प्रमोटर्स के बारे में भी। मैं आपको याद दिला दूं कि जब हम पढ़ रहे थे अमोनिया की हेबर विधि, यानी N2+3H2 = NH3 प्लस एनर्जी, NH3 प्लस एनर्जी, तो मैंने यहाँ पे एक आपको बताया था Fe के साथ जो मोलिब्डेनम लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि इस मोलिब्डेनम को मैं बाद में बताऊंगा कि कब लेते हैं इस मोलिब्डेनम को, है ना। तो अब मैं बताऊंगा ये मोलिब्डेनम क्या है, यही है प्रमोटर। क्या कहते हैं इसे, प्रमोटर। तो एक्चुअली दो तरीके की हमारे पास चीज़ें हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बता देता हूँ। नंबर 1 पे है कैटालिस्ट प्रमोटर और दूसरे हैं कैटालिस्ट पॉइजन। तो नंबर 1 पे क्या है, कैटालिस्ट प्रमोटर, और सेकंड पे है कैटालिस्ट पॉइजन। ठीक है, तो कैटालिस्ट पॉइजन क्या होते हैं, कैटालिस्ट, पहले प्रमोटर देख लेते हैं। ठीक है, कैटालिस्ट प्रमोटर क्या होते हैं, यानी ये खुद कैटालिस्ट की तरह काम नहीं करेंगे, मेरी बात समझ रहे हैं, ये खुद कैटालिस्ट की तरह काम नहीं करेंगे, लेकिन कैटालिस्ट की पावर को इंक्रीज कर देंगे, उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, इसलिए इन्हें एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। कैटालिस्ट प्रमोटर को एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। क्यों,
क्योंकि ये खुद कैटालिस्ट की तरह काम नहीं करेंगे, लेकिन कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, उनकी काम करने की क्षमता को बढ़ा देंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हैबर विधि में N2 + 3H2, आप कहेंगे सर आप तो इसी के पीछे पड़ गए हो हैबर विधि के, बस एक ही यही याद है क्या मोलिब्डेनम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ इसे, ठीक है। NH3, तो Fe ने तो यहाँ पे कैटालिस्ट का काम किया, पॉजिटिव कैटालिस्ट का काम किया है ना, क्योंकि रिएक्शन को रेट को बढ़ा रहा है, लेकिन मोलिब्डेनम ने क्या किया, कैटालिस्ट का काम नहीं किया है, इसने Fe की एक्टिवेशन को बढ़ाया है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रमोटर। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। जैसे मान लीजिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब CO रिएक्शन करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बना देगा, सबको पता है एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल बनेगा, CH3OH, यही बनेगा ना, मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। अब ये जो मिथाइल एल्कोहल बन गया है, अब इसमें हमें पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि इसमें आपका कैटालिस्ट कौन सा है और प्रमोटर्स कौन सा है। तो कैटालिस्ट तो है आपका इसमें ZNO + CuO, ये आपको रटने पड़ेंगे, इसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है। ये तो कैटालिस्ट है, लेकिन इनकी भी रिएक्शन को और तेज करने के लिए हम प्रमोटर्स और डालते हैं, Cr2O3, ठीक है। तो यहाँ पे जो Cr2O3 है आपका, ये जो Cr2O3 है, ये किसका काम कर रहा है, प्रमोटर का, ठीक है, ये प्रमोटर का काम कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है आपका कैटालिस्ट का। क्लियर है, समझ में आ रही है बात कि नहीं। प्रमोटर जो होते हैं वो कैटालिस्ट की तरह काम नहीं करेंगे, केवल कैटालिस्ट की पावर को बढ़ा देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, खुद कैटालिस्ट की तरह काम नहीं करेंगे। जैसे पहले में हमने देखा मोलिब्डेनम को, फिर इसमें हमने देखा किसको, Cr2O3 को। अगर आप और देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ, इसी जैसा है, बिल्कुल सिमिलर है। जब CO की रिएक्शन H2O के साथ कराई जाती है ना, इसे बॉश विधि भी कहते हैं, आप लिख लेना, वॉश विधि लिख दूँ, वॉश मेथड, ये वॉश मेथड है। तो क्या बनता है हमारे पास, CO2 बनेगी, C+H2O में CO2 बन जाएगी, प्लस कौन सी गैस, H2 को शायद बाहर निकल लेगी, है ना, H2 जब बाहर निकलेगी। अब इसमें जो कैटालिस्ट है वो किसका काम करेगा, Fe2O3, ये 3 है, ठीक है। Fe2O3 किसका काम करेगा, कैटालिस्ट का। लेकिन इसकी रिएक्शन अगर आपको और बढ़ानी है तो फिर से आप Cr2O3 डाल दो, Cr2O3, ये किसका काम करेगा, प्रमोटर का। क्लियर है, ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है, प्रमोटर का, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रमोटर। तो समझ गए मेरी बात को कि ये इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, इसे एक्टिवेट कर देंगे, इसकी ताकत को बढ़ा देंगे, लेकिन खुद कैटालिस्ट की तरह काम नहीं करेंगे। क्या कहलाएंगे, कैटालिस्ट प्रमोटर। नेक्स्ट आगे चलते हैं कैटालिस्ट पॉइजन की तरफ, ठीक है, जो कि कैटालिस्ट की पावर को घटा देंगे। आइए चलते हैं कैटालिस्ट पॉइजन की तरफ। कैटालिस्ट पॉइजन, ये क्या करेंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो कि कैटालिस्ट की पावर को कम कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था N2 + 3H2, आप तो इसी के पीछे पड़ गए हो भाई, इसके आगे भी कोई एग्जाम्पल है आपके पास कि नहीं। देखो इस बार अलग है, आपको Fe याद है, ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरा ये इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर मैं यहाँ पे मोलिब्डेनम लगा दूंगा तो ये किसका काम करेगा, किसका काम करेगा, प्रमोटर का। लेकिन मोलिब्डेनम हटा के अगर यहाँ पे आप H2S लगा देंगे तो ये किसका काम करेगा, H2S, ये H2S आपका काम करेगा किसका, पॉइजन का। समझ गए, यानी ये अब रिएक्शन के रेट को घटा देगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आता हूँ। SO2 की रिएक्शन O2 के साथ जब कराएंगे तो सबको पता है क्या बनेगा, SO3, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसे प्लेटिनम से निकालेंगे तो रिएक्शन बढ़ने लगेगी, तेज़ी से बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, कैटालिस्ट का। लेकिन इस रिएक्शन को स्लो करने के लिए हमें क्या मिलाने पड़ेगा, AS2O3। तो यहाँ पे AS2O3 ने किसका काम किया है, निगेटिव कैटालिस्ट का, सॉरी
विष का, पॉइजन का, ठीक है, पॉइजन का काम किया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, आपको ये रटने, सारी रटने वाली चीज़ें हैं, मैंने खुद रटी हैं, ये आपको भी रटनी ही पड़ेंगी। कोई तरीका नहीं है कि आप इसे समझ जाएं कि भाई आपने प्लेटिनम ही क्यों लिया, दूसरा क्यों नहीं लिया, AS2O3 ही लिया, क्यों नहीं, दूसरा क्यों नहीं लिया। ये तो बस आपको रटना है, रट लीजिए। और मैं आपको ऐसी बुक में से करा रहा हूँ, 2016 का पूरा पेपर इसी बुक में से आया है, इसलिए एक एक रिएक्शन आपको रटनी है। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है रोजन, टॉपिक नहीं है, मैं इसी का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, रोजनमुंड, ठीक है। क्या है? रोजनमुंड। रोजनमुंड रिएक्शन या तो आपको पता ही होगी, एंड डी। रोजनमुंड रिएक्शन तो आपको पता ही होगी, क्या होता है उसमें, जब एसिटिल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, एसिटिल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड। कौन सा? एसिटल्डिहाइड। तो CH3COCl की रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं? हाइड्रोजन के साथ। तो ये तो आपको पता ही होगा, PD लेते हैं यहाँ पे तो, है ना। तो क्या बनता है? एल्डिहाइड, CH3CHO, CH3CHO, क्या बच रहा है? CH3CHCl बचेगा, HCl, ठीक है। अब यहाँ पे PD किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट का। लेकिन यहाँ पे जो BaSO4 अगर हम मिला देते हैं तो ये रिएक्शन के रेट को कम कर देता है, और यहाँ पे BaSO4 किसका काम कर रहा है? BaSO4 काम कर रहा है यहाँ पे पॉइजन का, ठीक है। BaSO4 क्या हो गया? पॉइजन। एक और देखिए, पानी बनाना तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, H2 + O2 क्या बन जाएगा? H2O। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर प्लेटिनम से निकालोगे तो तेज़ी से काम होने लगेगा, लेकिन अगर आप CO और डाल दोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये यहाँ पे किसका काम करने लगेगा? निगेटिव, यानी सॉरी, पॉइजन का। बार बार मुझे निगेटिव कैटलिस्ट याद आ जाता है, पॉइजन का। पॉइजन यानी रिएक्शन के रेट को कम कर देगा, किसकी वजह से? क्योंकि इसने पॉइजन का काम किया है, कैटलिस्ट की पावर को कम कर दिया है, उसकी क्षमता को कम कर दिया है, ठीक है। तो ये हैं कैटलिस्ट प्रोमोटर और कैटलिस्ट पॉइजन। आइए, जब हमने कैटलिस्ट के बारे में इतना कुछ जान लिया है तो हमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी जान लेनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं लक्षण। तो क्या लक्षण होते हैं कैटालिस्ट के, इन्हें हम जान लेते हैं। देखो, सबसे पहला लक्षण तो आप जानते हैं कि इसकी बहुत छोटी सी मात्रा ही काफ़ी रहती है, यानी स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी। बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, उन पे तो भगवान का भी जोर नहीं है, तो हमारा तो क्या ही होगा। तो मैं बोल रहा था कि कैटालिस्ट की बहुत छोटी सी क्वांटिटी ही हमारे लिए काफ़ी रहती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जो उत्प्रेरक होते हैं, अगर आप इन्हें स्टार्टिंग में डाल देंगे तो आपको वैसे के वैसे ही रिएक्शन के लास्ट में आपको मिल जाएंगे, यानी ये अपरिवर्तनशील रहते हैं। इंग्लिश में इन्हें क्या बोलेंगे? नॉन चेंजेबल, या अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तन, ठीक है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनकी छोटी सी मात्रा चाहिए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते। कैन नॉट स्टार्ट रिएक्शन, ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते, केवल रिएक्शन के रेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते। अगली चीज़ है कि ये इक्विलिब्रियम को भी जो है इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए, कैन नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करेंगे। पांचवा क्या है? बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक से मेरा क्या मतलब है? मतलब स्पेसिफिक को हिंदी में क्या कहेंगे? विशिष्ट। ये स्पेसिफिक से क्या मतलब है? स्पेसिफिक से मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बताई हैबर विधि, इसमें Fe लिया हमने, लेकिन और में हमने जैसे H2O2 में प्लेटिनम लिया है ना, तो ऐसी स्थिति में जैसे कि हमने रोजनमुंड में PD लिया,
तो हमने देखा कि हर रिएक्शन के लिए हम अलग अलग कैटालिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, केवल एक ही कैटालिस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक, अगला पॉइंट क्या है कि ये जो है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करते हैं, है ना। तो इसे कैसे लिखेंगे, एक्ट ऑन ए, कैसे लिखेंगे, ये इसके लिए हर रिएक्शन के लिए ये पर्टिकुलर हर रिएक्शन के लिए इनका अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए हाई पे ही काम करेंगे, ना ऐसा है कि ये केवल लो पे ही काम करेंगे, है ना। हो सकता है कुछ रिएक्शंस के लिए ये लो पे काम करें और ये भी हो सकता है कुछ रिएक्शन के लिए हाई पे अच्छा काम करें। तो स्पेसिफिक टेम्परेचर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, एक्ट ऑन ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये अच्छा काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये टेम्परेचर को इफेक्ट नहीं करते हैं, ये इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करते हैं। और अगली चीज़, इनकी पाउडर फॉर्म POWDER, इनकी पाउडर फॉर्म जो है बहुत इफेक्टिव रहती है। वो तो आपको पता ही होगा कि हम चीनी से ज़्यादा बूरे का इस्तेमाल करें अगर शरबत बनाने में तो जल्दी बन जाएगा, या चोट पे अगर हम बूरा लगाएं चीनी की जगह तो ज़्यादा जल्दी बन जाएगा, ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएगी चोट, है ना। तो पाउडर फॉर्म हमेशा ही जल्दी अच्छी होती है, किससे, उसकी सॉलिड स्टेट से या लिक्विड स्टेट से। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का सारा कैटालिस्ट। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कुछ ही देर में हम अपलोड करेंगे सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को, वो आपको रटनी पड़ेंगी। जितनी रिएक्शंस मैंने इस चैप्टर में लिखाई हैं सारी की सारी रट लीजिए, कब कौन सी आ जाए कोई नहीं जानता। और अगली चीज़, अब हमें ये और बता दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या हम ऐसी ही वीडियो आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि मेरी आज तो तबीयत ख़राब थी इसलिए मैंने ये तरीका चुना है। वैसे तो मैं बोर्ड पे ही पढ़ाता हूँ। अगर आपको ये पसंद है तो ठीक है, मेरे लिए तो बहुत कंफर्टेबल ही है ये। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे मुझे लगता नहीं है कोई यहाँ तक देखेगा वीडियो को, लेकिन भूला भटका अगर कोई आ जाता है तो प्लीज़ हमें बताइए कि ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है समझाने का या बोर्ड वाला। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।